आरसी सर्किट्स, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक माना जाता है, इसमें काफी मैथ्स भी यूज होती है, बट लेट्स सी व्हाट इट इज। अभी तक हमने रेजिस्टिव सर्किट्स पढ़े हैं, रेजिस्टिव सर्किट्स, और कैपेसिटिव सर्किट्स भी पढ़े हैं। तो रेजिस्टिव सर्किट्स ऐसे सर्किट्स होते हैं जिनमें रेजिस्टर्स होते हैं, कैपेसिटिव सर्किट्स ऐसे सर्किट्स होते हैं जिनमें कैपेसिटर्स होते हैं। हम पढ़ने वाले आरसी सर्किट्स, तो आरसी सर्किट में कैपेसिटर भी होगा और रेजिस्टर भी होगा, तो दोनों के होने के कारण थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, बट एनीवे आई एम श्योर कि आप समझ पाएंगे। सो लेट्स गो अहेड। मैथ्स नीडेड फॉर आरसी सर्किट्स, तो आरसी सर्किट्स के लिए कुछ बेसिक मैथ्स आनी चाहिए जो आपको आती होगी, बट फिर मैं आपको यहाँ पे रिकॉल करा रहा हूँ। अगर आपको आता है तो यू कैन स्किप द सेक्शन ऑफ 3-4 मिनट्स। पहली चीज है इंटीग्रेशन, तो 2-3 इंटीग्रेशन मैंने यहाँ पे लिखे हैं जो आपको आने चाहिए, आप उसको वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं अगर आपको प्रॉब्लम है तो। नेक्स्ट चीज जो आनी चाहिए दैट इज ग्राफ्स। जैसे ये इक्वेशन है, इसका ग्राफ हमें प्लॉट करना है, तो बेसिकली हमें जो ग्राफ बनाना चाहिए वो कुछ लॉग फंक्शंस का आना चाहिए, लॉग फंक्शंस। ये भी एक लॉगरिथमिक फंक्शन है। इसका ग्राफ कैसे बनता है बहुत आसान है, अगर आपको नहीं आता है तो आप क्या करें, इसको ऐसे लिख लें कि y इज इक्वल टू 1/e⁻x। अगर हम इसमें x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y कितना आएगा, अब देखें x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y इक्वल टू 1/1, तो दैट इज 1। अगर हम x की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो y कितना आएगा, 1/e⁻∞, हो जाएगा 1/∞, दैट विल बी इक्वल टू 0। ऐसे कुछ आ जाएगा। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, कुछ इस तरीके से, लाइक दिस। अब देखिए x इक्वल टू 0 पे, y की वैल्यू 1 है, 1, 1। x इक्वल टू इन्फिनिटी पे, जब x इन्फिनिटी तक पहुंचेगा तो y कितना हो जाएगा, 0, y। तो x इन्फिनिटी तक पहुंचेगा तो y क्या हो रहा है, 0। इस टाइप का कुछ कर बनेगा। जैसे एक सेकंड केस में आपको बताऊं कि सपोज करो आपको ये इक्वेशन प्लॉट करनी है, y इक्वल टू e⁻, ऐसे कुछ। इसके लिए वही प्रोसेस रिपीट करेंगे, सेम टू सेम। तो आप y को ऐसे लिख सकते हैं 5/e⁻x/2। ऐसे से फायदा क्या होता है कि सोचना आसान हो जाता है। जब ऊपर निगेटिव साइन होता है तो कुछ लोगों को सोचने में दिक्कत होती है, तो इसको मैं डिनोमिनेटर में ला रहा हूं ताकि यहाँ पॉजिटिव साइन आ जाए, फिर सोचना आसान हो जाए। तो अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूंगा, x की वैल्यू, तो आप देखें y क्या आएगा, दैट विल बी 5/1, सो दैट विल बी 5। x की वैल्यू अगर मैं इन्फिनिटी रखूंगा तो आप देखें क्या आएगा, तो y की वैल्यू होगी 5/e⁻∞/2। दिस विल बिकम 5/∞, तो ये हो जाएगा 0। अब इसका ग्राफ भी कुछ इसी तरह से बनेगा, कुछ ऐसे। अब देखिए जब x 0 है तो y की वैल्यू 5 है, और जब x इन्फिनिटी को जा रहा है तो y 0 को जा रहा है, x इन्फिनिटी को जा रहा है, y 0 को जा रहा है, ऐसे इक्वेशन। इस इक्वेशन का आप ग्राफ प्लॉट करना है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, बट उसी प्रोसेस से हम बिल्कुल इसको भी कर पाएंगे। लेट्स सी, यहां पे भी आप y को लिख सकते हो 5 × 1 - 1/e⁻x/2। उसको नीचे ले आए, नीचे ले आने से थोड़ा सोचना आसान हो जाता है। वही काम करें आप पहले जैसा, x इक्वल टू 0 पे वैल्यू चेक करें, x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y आ जाएगा मेरे पास 5 × 1 - 1/e⁻0/2। ये कितना आ जाएगा, 5 × 1 - 1/1, e⁻0 कितना हो जाएगा, 1। ये हमारे पास आ गया 0। x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू 0 आ रही है। अब x इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करके देख लेते हैं हमेशा की तरह। तो x इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो गेट y इक्वल टू 5 × 1 - 1/e⁻∞/2। दिस विल कम आउट टू बी 5 1 - 1/e⁻∞ है ये आ जाएगा मेरे पास इन्फिनिटी, e⁻∞ इज इन्फिनिटी। दिस इज 5 × 1 - 0, दिस इक्वल टू 5। x इक्वल टू 0 पे ये वैल्यू आ गई 0, और x इक्वल टू इन्फिनिटी पे वैल्यू आई है 5। इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, आप देखें x इक्वल टू 0 पे वैल्यू इज 0, यानी यहां से ग्राफ स्टार्ट होगा। x इक्वल टू इन्फिनिटी पे वैल्यू इज 5, मतलब कि इसका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा आएगा, सिंपल लाइक दिस। पहले वैल्यू 0 थी और जैसे जैसे x इन्फिनिटी पे जाएगा, जब x इन्फिनिटी पे जाएगा तो वैल्यू 5 हो जाएगी, 5। इस टाइप का ग्राफ होगा। ये सारे ग्राफ्स बिल्कुल फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। ये तो आप ध्यान ही रखें कि जब ऐसा फंक्शन होता है e⁻⁻ समथिंग, तो कुछ डिक्रीजिंग ग्राफ बनता है, डिक्रीजिंग। और जब 1 माइनस वही टर्म होता है, 1 माइनस वही टर्म होता है, तो इंक्रीजिंग ग्राफ होता है। बिल्कुल सेट होना चाहिए आपके दिमाग में।
वो आप देखें आरसी सर्किट जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकते हैं। जैसे कि ये सर्किट देखें, इसमें कई सारे रेजिस्टर्स हैं और कई सारे कैपेसिटर्स हैं। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड आरसी सर्किट है। अभी हम इतने कॉम्प्लिकेटेड आरसी सर्किट एनालाइज नहीं कर सकते। विल स्टार्ट विद अ सिंपल एग्जांपल। सबसे पहले मैं आपको एक बहुत सिंपल बेसिक आरसी सर्किट बताता हूं। अब सपोज करें कि एक रेजिस्टर है और एक कैपेसिटर भी है। इस रेजिस्टर की जो वैल्यू है, रेजिस्टर की वैल्यू वो अपन 2 ओम्स रख देते हैं। और ये कैपेसिटर की वैल्यू है C, सपोज करो वो 3 फैरेड है। और एक बैटरी भी है, से उसका ईएमएफ जो है वो 10 वोल्ट है, ऐसे कुछ है। अब इसको ये सर्किट मैंने कंप्लीट कर दिया, कनेक्ट करके ऐसे कंप्लीट कर दिया। अब ये मेरा एक आरसी सर्किट बन गया, आरसी सर्किट। इस सर्किट को मैं एनालाइज करेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्किट होता है, इसलिए इसका एक स्टैंडर्ड नाम है। इसको बोलते हैं चार्जिंग सर्किट। चार्जिंग सर्किट। इसका नाम क्यों चार्जिंग सर्किट है वो थोड़ी देर बाद मैं आपको बताऊंगा, या आप खुद ही समझ जाओगे। तो ये जो आरसी सर्किट है, अब हमें क्या करना है कि हमें ये एनालाइज करना है कि इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, कितना करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में। अब देखें, हम इसको एग्जैक्टली सॉल्व करेंगे मैथमेटिक्स लगा के, बट पहले हम इसका थोड़ा फिजिकल एनालिसिस कर लें कि इस सर्किट में क्या हो रहा है, उससे हमें क्वेश्चन की फील आएगी। ध्यान से देखिए थोड़ा, आरसी सर्किट्स की फील लाना डिफिकल्ट काम है बहुत, और फिर भी हम इसको फिजिकली एनालाइज करके इसकी फील लाने की कोशिश करने वाले हैं। देखिए आप नोडल के टर्म में सोचे थोड़ा सा, नोडल के टर्म में। यहां का पोटेंशियल मैं 0 ले लूं तो यहां का पोटेंशियल 10 ले लूंगा, यहां का पोटेंशियल भी 10 हो जाएगा और यहां का पोटेंशियल 0 हो जाएगा। इस पॉइंट के बारे में हम क्या बोल सकते हैं, इसकी पोटेंशियल में क्या बोल सकते हैं। देखें, अगर मैं t=0 की बात करूं, t=0 की, मतलब अभी अभी हमने ये सर्किट क्या किया है कंप्लीट t=0 पे। t=0 पे इस कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं होगा। चार्ज जो होगा t=0 पे वो 0 होगा, क्योंकि इनिशियली कैपेसिटर अनचार्ज था, तो कोई चार्ज नहीं होगा। तो इसके पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है Q/C, तो दैट विल आल्सो बी 0। तो इसके पास पोटेंशियल डिफरेंस, इसके पास पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। तो यहां का पोटेंशियल अगर 0 है, मतलब यहां का पोटेंशियल भी 0 हो जाएगा, लाइक दिस। तो कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल 0 हो गया एट t=0। अब आप रेजिस्टर पे ध्यान दें, यहां का पोटेंशियल 10 है और यहां का 0 है। ये हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल। इसका मतलब रेजिस्टर में करंट ऐसे फ्लो करेगा, रेजिस्टर की तरफ हाई, क्योंकि रेजिस्टर में करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, लाइक दिस। t=0 पे ऐसा हो रहा है। इनफैक्ट हम चाहे तो इस आई की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। इस आई की वैल्यू कैसे आ जाएगी, आई क्रॉस रेजिस्टर इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन R। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ध्यान दें, पोटेंशियल डिफरेंस 10 है और इसकी रेजिस्टर की वैल्यू 2। वी गेट द वैल्यू ऑफ I। बट एनीवेज, अब आप देखें, ये तो t=0 की बात कर ली हमने। कुछ देर बाद क्या होगा, ये करंट फ्लो हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो इस करंट के फ्लो होने से क्या यहां पे कुछ चार्ज आएगा, क्या इस प्लेट पे कैपेसिटर कुछ चार्ज आएगा, या ये चार्ज हमेशा ही 0 रहेगा, आएगा। ऐसे करंट फ्लो कर रहा है मतलब चार्ज आ रहा है, चार्ज आ रहा है तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा प्लस Q, तो यहाँ पे प्लस Q तो यहाँ पे माइनस Q, ऐसे कुछ चार्ज आ जाएगा फॉर t>0। अब आप मुझे बताएं कि अभी भी इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, नो। अब इस पे चार्ज है तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। दिस इक्वेशन से चार्ज है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। तो अब यहाँ का पोटेंशियल 0 नहीं होगा, उसको मैं V लिख रहा हूं, V। अब ध्यान दें, जैसे जैसे टाइम बीतेगा, जैसे टाइम बीतेगा ये करंट फ्लो होता जाएगा, फ्लो होता जाएगा, तो ये जो Q है, Q वो भी बढ़ेगा। टाइम के बढ़ने पे करंट फ्लो होता जा रहा है तो चार्ज इस पे एक्यूमुलेट होता जाएगा, बढ़ जाएगा। जब ये चार्ज बढ़ेगा तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा मतलब ये V बढ़ गया, सही है। अब रेजिस्टर पे कंसंट्रेट करें, ये V अगर बढ़ रहा है तो रेजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है। अब देखें, ये V बढ़ रहा है अगर, तो रेजिस्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कम हो रहा है, कम हो रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर इज डिक्रीजिंग। समझ रहे हो क्यों, रेजिस्टर के क्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो रहा है तो करंट क्या होगा, डिक्रीज, करंट हैज टू डिक्रीज, ऐसा कुछ होगा। इसका मतलब है कि यहां पे अगर मैं चार्ज का ग्राफ बनाऊं टाइम के साथ, इस चार्ज का, तो कुछ बढ़ता हुआ आना चाहिए, और अगर मैं करंट का ग्राफ बनाऊं टाइम के साथ, करंट का, तो उसका ग्राफ कुछ टाइम के साथ घटते हुए आना चाहिए, लाइक दिस, घटते हुए। तो ये हमने फिजिकली एनालाइज कर लिया है कि सर्किट में क्या हो रहा है। लेकिन अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि यार t=2 सेकंड पे, t=2 सेकंड में बताओ कितना करंट होगा, तो क्या हम बता पाएंगे, नहीं। हमें ये तो पता है कि करंट डिक्रीज हो रहा है, लेकिन कितना एग्जैक्टली ये नहीं पता। उसके लिए हम एग्जैक्ट मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे, लेट्स सी दैट। लेकिन इससे आपको फील आ गई होगी कि सर्किट में क्या हो रहा है। ओके, अब हम इस सर्किट को मैथमेटिकली
प्रॉपर तरीके से एनालाइज करेंगे। किसी भी टाइम टी पे आप मान लें कि इसमें जो करंट है वो आई है, ये करंट वेरी कर रहा है टाइम के साथ, हमने कुछ देर पहले देखा है। तो किसी भी टाइम टी पे हमने मान लिया कि करंट आई है, एट द सेम टाइम आप इस पे मान लें इस प्लेट पे चार्ज क्यू है तो इस पे कितना जाएगा, माइनस क्यू। ये भी टाइम के साथ वेरी कर रहा है, हमने देखा है। अब इसको सॉल्व करने के लिए, ये करंट को निकालने के लिए क्या करेंगे, करंट को कैसे निकालेंगे? किसी भी सर्किट में करंट निकालने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है लूप एनालिसिस। तो यहां पे हम लूप एनालिसिस करेंगे। तो लूप एनालिसिस हम क्या करते हैं, हम लूप लॉ की इक्वेशन लिखते हैं। तो ए से स्टार्ट करते हुए क्लॉकवाइज घूमते हुए हम लूप की इक्वेशन लिखेंगे, लूप की इक्वेशन। लेट्स डू दैट। सबसे पहले हमें बैटरी मिलेगी, आई राइट प्लस ई, फिर आगे जाते जाते मुझे रेजिस्टर मिलेगा, रेजिस्टर। तो आप देखें करंट भी इधर फ्लो कर रहा है और मैं भी इधर ही जा रहा हूं, मैं लिखूंगा माइनस आई इंटू आर। फिर हमें कैपेसिटर मिलेगा, कैपेसिटर तो हम लिखेंगे माइनस क्यू बाई सी। फिर हम वापस घूम के ए पे आ जाएंगे तो आई राइट जीरो, लाइक दिस। अब इस इक्वेशन में देखें कि ई आर एंड सी ये तीनों नोन है, इनकी वैल्यू दी हुई है 10, 2 एंड 3। इसमें दो वेरिएबल है आई एंड क्यू, तो अभी इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता बहुत आसानी से। तो यहां पे क्या करेंगे, यूज करेंगे इस चीज का कि आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। ये तो आपको पता ही है कैसा होता है, आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। उस ये इक्वेशन का यूज करके हम आई को हटा देंगे, तो विल गेट ई माइनस डी क्यू बाई डी टी आर माइनस क्यू बाई सी इक्वल टू जीरो। देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन का यूज होता है। कैसे इंटीग्रेशन का यूज होता है, जरा देखें आप। इंटीग्रेशन करने से पहले थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा इस इक्वेशन को। कैसे रीअरेंज करते हैं देखें, इसको आप लिखें ई माइनस क्यू बाई सी इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी इंटू आर, ऐसे लिखें। नाउ दिस कैन फर्दर बी रिटन एज डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू सीई माइनस क्यू अपॉन आर सी। This can be written as dq upon ce minus q equals to dt upon rc। देखें अब हम इंटीग्रेशन करने के लिए रेडी हैं। तो इंटीग्रेशन करने से पहले देखें हमने क्या किया है, यहां पे dq था और dt था। तो q के सारे टर्म को मैंने एक साइड कर दिया है और t के सारे टर्म्स को मैंने अलग साइड कर दिया है, दूसरे साइड। जब भी इंटीग्रेशन करना पड़ता है तो ये काम होना जरूरी है, q के सारे टर्म एक साइड और t के सारे टर्म एक साइड। बाकी सब तो कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है, e कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू तो आप देखें दी हुई है। नाउ आई कैन इंटीग्रेट इट। मैं ऐसे इंटीग्रेशन में साइन बना रहा हूं। और लिमिट जब t जीरो है तो q जीरो है, t जीरो है तो इस पे चार्ज कितना था, जीरो। किसी टाइम t पे इस पे चार्ज q हमें पता नहीं है तो मैंने क्यों लिख लिया। तो इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे। इसको इंटीग्रेट करने पे विल गेट माइनस ln c माइनस q लिमिट फ्रॉम जीरो टू q विल बी इक्वल्स टू दिस थिंग दैट इज t बाई आर सी। नाउ इसमें अगर हम लिमिट पुट करेंगे तो आप ध्यान दें विल गेट माइनस ln c माइनस q माइनस ln c इक्वल्स टू t बाई आर सी। फ्रॉम हेयर विल गेट ln c माइनस q अपॉन c विल बी इक्वल्स टू माइनस t बाई आर सी। मैथ्स है सिंपल, आप देखते जाएं ध्यान से। दिस इज ln 1 माइनस q बाई ce to minus t by rc. From here we'll get 1 minus q by ce is equals to e to the power minus t by rc. This will become q equals to ce 1 minus e to the power minus t by rc. तो फाइनली ये इक्वेशन आ गई है, क्योंकि ये ध्यान दें कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन है, बट जीवन ऐसा ही है कॉम्प्लिकेटेड, तो इक्वेशन भी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये इक्वेशन आपको याद करनी है। दैट इज अ गुड थिंग कि ये जो डेरिवेशन है ये आपको दोबारा नहीं करना पड़ेगा, ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। इस सिचुएशन में हमें नंबर्स दिए हुए थे, आर सी और ई की वैल्यू दी हुई थी, तो वो यहां पुट करके लिख सकते हैं क्यू विल बी इक्वल टू सी इंटू ई, दैट विल बी 30 1 माइनस सी टू द पावर माइनस टी बाई आर सी हो जाएगा 6। ये चार्ज की इक्वेशन होगी। तो आप देख सकते हैं क्यू जो है वो टी का फंक्शन आ गया, तो टाइम के साथ क्यू चेंज कर रहा होगा, टाइम के साथ इस पे चार्ज चेंज होगा। यही हमने पहले भी एनालाइज किया था। इसको हम प्लॉट भी कर सकते हैं, इस इक्वेशन को हम प्लॉट भी कर सकते हैं। अगर हम इसको प्लॉट करेंगे, तो पहले प्लॉट कर चुके हैं, मैंने आपको बताया था कैसे प्लॉट करते हैं इसको। इफ यू प्लॉट दिस यू विल गेट समथिंग लाइक दिस।
ऐसा कुछ, दिस इज द वैल्यू Q वर्सेस T। देखिए इसमें इंक्रीजिंग चार्ज है, टाइम के साथ चार्ज बढ़ रहा है। जब हमने फिजिकल एनालिसिस किया था तब भी यही रिजल्ट आया था कि टाइम के साथ चार्ज बढ़ रहा है। अब हमारे पास एग्जैक्ट इक्वेशन भी आ गई, इसको और भी वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आप T0 पुट करें, T0 पुट करेंगे इस इक्वेशन तो देखिए क्या आएगा। T0 पुट करने पे अगर आप सॉल्व करके देखेंगे तो विल गेट Q इक्वल्स टू 0। और जब आप T इन्फिनिटी पुट करेंगे, T इसमें इन्फिनिटी पुट करेंगे तो देन यू विल गेट Q इक्वल्स टू 30। मतलब T इक्वल टू 0 पे चार्ज 0 है, T इक्वल टू इन्फिनिटी पे चार्ज 30 है। तो ये हमारा सोल्यूशन है। तो इट विल बी गुड कि आप रिकॉल कर ले कि हमने ये इक्वेशन कैसे डिराइव की है। तो पहले हमने इसमें लूप की इक्वेशन लिखी, ये दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लूप। फिर उसमें हमने ये इक्वेशन यूज की कि I इक्वल टू dq बाई dt होते हैं, तो इक्वेशन यूज की हमने। उसके बाद हम इसको सॉल्व करते गए और इंटीग्रेट करने के बाद फाइनली हमारे पास ये इक्वेशन आ गई जो हमें रट्टा मारना है तो देंगे। और आप ये भी याद रखें ये इसमें Q जो है वो टाइम का फंक्शन है, उसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है, चार्ज होता है बढ़ता है, चार्ज बढ़ता है, इसीलिए इस सर्किट को चार्जिंग सर्किट बोलते हैं। चार्जिंग सर्किट जैसे मैंने आपको बताया था, चार्जिंग, क्योंकि Q क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, कैपेसिटर जो है वो चार्ज हो रहा है। ओके, अब हमारे पास Q तो आ गया है, Q आ गया है, ये Q, हमें I निकालना है। I तो अभी भी बचा हुआ निकालने के लिए। I कैसे निकलेगा? फाइनल रिजल्ट मैंने बस रखा है Q का, बाकी सब मैंने इलिमिनेट कर दिया। देखो I निकालने के लिए हम सिंपली यूज कर लेंगे dq बाई dt, सिंपल। और Q तो हमें पता ही है, Q की इक्वेशन ये है, तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो इसको आप जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मैंने डेरिवेशन डिलीट कर दिया है, जो फाइनल इक्वेशन आई थी Q की वो बस रखा है, उसका ग्राफ। तो I निकालने के लिए बहुत सिंपल सा काम करना है, I कैन बी रिटन एज dq बाई dt। और Q जो है उसकी इक्वेशन तो पता ही है हमें, इसको क्या करना है मुझे, डिफरेंशिएट। तो आपको डिफरेंशिएशन आता ही है, आप इसको डिफरेंशिएट करें। इफ यू डिफरेंशिएट यू विल गेट e बाई आर e टू द पावर माइनस t बाई आर से, ये इक्वेशन आ जाएगी डिफरेंशिएट करने पे। तो ये जो इक्वेशन है ये भी आपको याद रखनी है, I की ये इक्वेशन। Q की इक्वेशन ये होती है, ये आपको रट्टा मारना है, R की इक्वेशन इसको भी याद रखना है। यहाँ पे तो वैल्यूज दी हुई है, तो वैल्यूज दी हुई है तो हम I को लिख सकते हैं 10 बाई 2 e टू द पावर माइनस t बाई 6, ऐसा कुछ। ठीक है, अब इस I का ग्राफ बनाएंगे तो वो कैसे बनेगा, तो आप देखें उसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बनेगा, समथिंग लाइक दिस। ये एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, उसकी ग्राफ ऐसे बनता है। उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, t इक्वल टू 0 पे, t अगर इसमें 0 पुट करेंगे, दोनों में से किसी में भी t 0 पुट करने पे क्या आएगा, I जो है वो 10 बाई 2 आ जाएगा, दैट विल बी 5। और t इन्फिनिटी पुट करने पे, इसमें t इन्फिनिटी पुट करके आप देखें तो आप t इन्फिनिटी पुट करेंगे तो विल गेट I इक्वल टू 0। ये ग्राफ आएगा। अब देखें डिक्रीजिंग I आ रहा है, डिक्रीजिंग। और फिजिकली हमने यही एनालिसिस किया था कि I जो है वो डिक्रीजिंग आएगा, वही आ रहा है। मतलब जो हमने फिजिकल एनालिसिस किया था वो सही है। एक और छोटी सी चीज है यहाँ पे, अब देखें यहाँ पे टर्म आया R इंटू सी, यहाँ पे भी टर्म आया R इंटू सी। तो ये जो R इंटू सी है उसको हम टाइम कांस्टेंट बोलते हैं, उसको एक नया नाम दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। और उसको टाउ सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ सिंबल से। इसको टाइम कांस्टेंट बोलने का रीजन क्या है, आप ऐसा सोच रहे होंगे। उसका रीजन बहुत सिंपल है, शायद आपको याद हो यूनिट एंड डायमेंशन से, यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर से आपको याद हो कि एक्सपोनेंशियल के ऊपर जो भी होता है, एक्सपोनेंशियल के ऊपर जो भी होता है उसका टोटल डायमेंशन 1 होता है। मतलब ये जो क्वांटिटी है डायमेंशनलेस होनी चाहिए, डायमेंशनलेस। दिस क्वांटिटी मस्ट बी डायमेंशनलेस। जो टी है उसका डायमेंशन तो टाइम है, टी का डायमेंशन जो है वो तो टाइम है। तो ये पूरी क्वांटिटी डायमेंशनलेस तभी होगी जब आरसी का डायमेंशन भी क्या होगा, उसका डायमेंशन भी टाइम होगा। इसलिए इसको बोल रहे हैं टाइम कांस्टेंट। फाइनली इस स्लाइड में जो भी लिखा हुआ है वो आपको याद रखना है। ये सर्किट है, उसमें I की इक्वेशन ये आती है, Q की इक्वेशन ये आती है, उस Q का ऐसा ग्राफ बनता है, इस I का ऐसा ग्राफ बनता है। R इंटू सी को टाइम कांस्टेंट बोलते हैं।